नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, शायद पहला हमारा 1-to-1 होगा इनसे इंटरव्यू, जो नौशहरा और पीर पंजाल की जनता के दिलों में राज करते हैं। सुरिंदर चौधरी, पूर्व MLC और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। पर सवाल बड़ा हमेशा ऐसा ही रहता है हमारा कि जब कोई भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाता है तो उसके कपड़े बेदाग हो जाते हैं, उसका चरित्र भी बेदाग हो जाता है। जो ही थोड़ा सा वॉशिंग मशीन से अलग होते हैं, कपड़े फिर से दागदार हो जाते हैं। चलिए इस समय सुरिंदर चौधरी जी की जुबानी जानते हैं इनका सफ़र और किस तरह से आगे रणनीति रहेगी नौशहरा और पीर पंजाल के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की। सुरिंदर सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया रश्मि जी। सुरिंदर सर, आज भी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर वैसी है। मेरी बहन, हम हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे और जब तक ज़िंदगी है तब तक हंसते खेलते रहेंगे। हाँ, हमारी हंसी से ये है कि हमारे दुश्मन ज़रूर बेचैन हो जाते हैं। वो कहते हैं हम इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना सता रहे हैं, उसके बावजूद भी बंदा हंसता खेलता है और अपने लोगों के बीच में है। तो इसलिए हंसते खेलने से ही ज़िंदगी बढ़ती है। और ज़्यादा कष्ट जिनको मेरी हंसी से जिनको कष्ट होता है, मैं कहता हूँ मैं और हंसूँ ताकि उनको और कष्ट हो। नहीं, जैसे ये तो नहीं कि भाजपा से होकर आए हैं रविंद्र रैना जी, जिस तरह से हर समय हंसते रहते, थोड़ा उनसे भी आपने गुण ले लिया। नहीं, उनका गुण मुझे ना ही आया तो अच्छी बात है। मैं अपने गुणों से कम, मेरे अंदर जो अपने हैं मुझे वही काफ़ी हैं। जी। रही बात जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनके हंसी के पीछे एक जम्मू के लोगों की बर्बादी छिपी हुई है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बर्बादी छुपी हुई है। ये जम्मू कश्मीर जिसकी तबाही आज निकल गई है। उन्होंने यही रैना साहब बड़े भाषण दे के बोला करते थे कि भैया 370 टूटने के बाद, 35 टूटने के बाद यहाँ बड़ी तामीर और तरक्की होगी, रोज़गार आ जाएगा, आपकी जेबों में पैसे नहीं, आपकी जेबें ही फट जाएंगी, इतने नोट हम वहाँ से आएंगे, इतनी तरक्की जम्मू कश्मीर में देंगे। तो हालत ये हो गई है कि रविंद्र रैना साहब की पार्टी ने ये हालात कर दिए हैं जम्मू कश्मीर के और ख़ास करके जम्मू के लोगों के कि अगर ऐसे ही हालात रहे, जैसे बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये टोल प्लाजे लगे हुए हैं और जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गए, स्मार्ट मीटर्स हो गए, तो ये अलग अलग जो चीज़ें ये जो लोगों को आज ये कर रहे हैं, सता रहे हैं, तो एक वक्त आएगा, मुझे लगता है जम्मू के लोगों को अपनी जेबें भी कहीं सिलानी पड़ेंगी पेंटों के साथ या शर्टों के साथ, क्योंकि जेबों में डालने के लिए पैसा ही नहीं छोड़ेंगे तो वो जेबों को क्या करेंगे। तो इसलिए जम्मू कश्मीर आज बड़ा क्रूशियल जंक्चर, इतिहास के बड़े क्रूशियल जंक्चर से गुजर रहा है और एक ऐसे चौराहे पे जम्मू कश्मीर खड़ा है और ख़ासकर जम्मू खड़ा है जिस जम्मू को किसी की रहनुमाई नहीं मिल रही। ये वो जम्मू है जिसने बड़े बड़े नेता देखे हैं और आज जम्मू के लोग देख रहे हैं कि हमारी रहनुमाई कौन करे। उसमें मैं भी इंक्लूड होता हूँ, मतलब सारा जम्मू के लोग जो अपने आप को लीडर कहते हैं, हर आदमी ये सोच रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो ये देख रहा है कि जम्मू की रहनुमाई कौन करेगा, जम्मू का साथ इंसाफ कौन दिलाएगा। वो जम्मू है। आपको याद होगा जब 370-35 से टूटा था और यहाँ स्टेट टूटी थी तो लोगों ने बड़े ढोल नगाड़े बजाए, यहाँ लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी गली गली में, बाजार में, कि 370 टूट गया, पता नहीं कौन सा तूफान। महाराजा हरि सिंह हमारे जो थे बड़े काबिल थे, वो बेवकूफ़ नहीं थे। अगर उन्होंने 370-35 से अगर रखा था तो सोच समझ के रखा था, पूरे हिंदुस्तान से अलग हमें रखा था। क्योंकि आज जब देश ने आज़ादी पाई उसमें जम्मू कश्मीर में बहुत गरीबी थी और जब महाराजे के 370 और 35 से हमें ये फ़ायदा हुआ कि आज जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी गरीब से गरीब भी होगा, जो यहाँ का रहने वाला है, जो 47 के से पहले या 47 के बाद जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, कोई भी आप फुटपाथ पे सोता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन आज जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो दिल्ली में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी जो सरकार है ये आप भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना साहब ने बड़ी बार कहा कि ये हमारी सरकार है। क्योंकि जब कोई फैसला होता है अच्छा, मतलब कि जो अच्छा फैसला होगा तो कहेंगे हमने करवाया है, तो जब नहीं होगा तो कहेंगे नहीं ये LG साहब कर रहा है। भाई ये कौन सा LG साहब किसका है? LG साहब को लगाया किसने है? LG साहब को अपॉइंट किसने किया है? और आज जम्मू कश्मीर का जो बजट जो पास होता है वो कहाँ से होता है? क्या LG साहब करते हैं? वो बजट दिल्ली में पास होता है, पार्लियामेंट में पास होता है। जब पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के हर फैसले हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ की सरकार सिर्फ एक नुमाइंदा है उस दिल्ली की सरकार का। तो इसलिए मैं आपको रश्मि जी ये कहूँगा कि
बदकिस्मती ये है कि मुझे दुख आता है कई बारी 1990 जब माइग्रेशन आई, कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई। कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन मैंने बड़े नज़दीक से देखी हुई है। बड़े मुश्किल और बड़े बुरे हालातों में वो यहाँ पहुँचे। क्यों कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे दादा परदादा, वो भी जब पाकिस्तान से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए थे, नौशहरा में सेटल हुए, तो पूरे घर बार उजड़ गए थे। एक नया घर आके उन्होंने नौशहरा में बनाए। ऐसे लोगों ने रिहाड़ी में बनाए, या जम्मू में बनाए, या दिल्ली में बनाए, या बॉम्बे में, जहाँ जहाँ भी लोगों को जगह मिली जो 47 के बाद, उन्होंने वहाँ जाके अपने मकान बनाए। और हमारा परिवार और वो परिवार जिसने 47 देखा है, जो माइग्रेंट हुए हैं, उनको पता है कि एक माइग्रेशन क्या होती है और ये कश्मीरी उनका दर्द क्या है, दुख क्या है। आज कश्मीरी पंडितों को 90 से लेके आज 2023 हो गई है। हर मीटिंग में, हर मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी का है, हर भाषण में इनका एक ही मुद्दा था, कश्मीरी पंडितों के साथ जाती हो रही है जी, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला। भाई जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, आज इतने साल हो गए, आज तक आप इंसाफ क्यों नहीं दिला सके? जब निकालने वाले जो गवर्नर थे उसमें जगमोहन जी, वो भी तो आपके थे, बीजेपी के थे। तो इसलिए ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर वोट ले रहे हैं हर सालों साल। मतलब जब देखो इलेक्शन आता है, चाहे वो असेंबली आए, चाहे वो पार्लियामेंट आए, चाहे वो पंचायती आए, जैसा भी आए, तो जब वोट लेने की बारी हो तो कश्मीरी पंडितों को ये इस्तेमाल करते हैं और उनको याद करते हैं, उनको पूरे हिंदुस्तान में भेजते हैं कश्मीरी पंडितों को, और इनके नाम पे वोट लेके फिर जब 5 साल के लिए इनको भूल जाते हैं। अब फिर इलेक्शन आ गए, आपके सामने कश्मीरी पंडित कितने शहीद हो गए कश्मीर के अंदर। जब वो 90 में बेचारे मारे गए तो इसमें यहाँ आए, और आज जब उनको मुलाजिम लगाया, कितने कश्मीरी पंडित मारे गए। ये जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग, रविंद्र रैना साहब जाके वहाँ उनको फटाफट जाके नकली आंसू, घड़ियाली आंसू बहाता है। लेकिन इसको पूछो कि रविंद्र रैना साहब आपने उनके लिए किया क्या है? आप कहते हो अब तो 370 आपने तोड़ा हुआ है, 35 से तोड़ा हुआ है, यहाँ तो कोई जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं, आपकी सरकार है ना। तो आज कश्मीरी पंडितों का फैसला क्यों नहीं हो रहा? पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हुई, आतंकवाद पर लगा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कश्मीरी पंडितों को साथ आज भी जुल्म हो रहा है। आज भी कितने कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, इतने पहले नहीं मारे गए जितने आज मारे जा रहे हैं मुलाजिम। और मुलाजिमों ने यहाँ आके जम्मू में प्रोटेस्ट किया कि हमें प्रोटेक्ट करो, लेकिन उन बेचारों को जबरदस्ती उनकी सैलियाँ बंद की, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई उन कश्मीरी पंडितों को, और उनको वापस उनको कश्मीर में भेजा। तो ये कश्मीरी पंडितों के सके कहाँ से हुए? हाँ, जो बीजेपी की लीडरशिप है, इनके जो रिश्तेदार कश्मीरी पंडित हैं, उनको जरूर उन्होंने जम्मू शिफ्ट करा लिया, लेकिन जिन कश्मीरी पंडितों की कोई अप्रोच नहीं थी, जिनका रसूख नहीं है, जहाँ जिनकी कोई पहुंच नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर, वो बेचारे वहाँ गली गली में धक्के खा रहे हैं। तो इसलिए ये कहाँ से कश्मीरी पंडितों के सके हुए? आप जब भी 370 टूटा, ये 3 लोगों की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, एक कश्मीरी पंडितों की, एक वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की, और तीसरा हम करते हैं ये वाल्मीकि समाज की। रश्मि जी, मैं आपको ये इनसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं जब से 370 टूटा है, कितने केएस या आईपीएस या यूपीएस या मुलाजिम आपने वाल्मीकि समाज से लगाए हैं? आप वाल्मीकि समाज को कहते हैं ना कि भाई इनके साथ जाति हो रही थी, इनका अधिकार, हमने अधिकार दिया है। भैया कौन सी नौकरियां आपने दी इससे पहले? फिर भी आप देखें वाल्मीकि समाज के लोग क्यों नहीं बड़े ऑफिसर है, 370 टूटने से पहले ऑफिसर हैं वो लोग, केएस पास करते थे, कोई कुछ एग्जाम देते थे, लगते थे मुलाजिम। आज कहाँ उनको नए मुलाजिम? आज जो लोग सफाई कर्मचारी लगे हैं बेचारे, आगे उनके बच्चे नहीं लग रहे। हालात ये हैं। फिर ये वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजियों की बात करते हैं, जब से टूटा है 370-35 से, इनको पूछिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप बताएं, ठीक है आपने कहते हो कि उनको राइट मिल गया, सब कुछ हो गया वेस्टर्न पाकिस्तान, कितने वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिली हैं जम्मू कश्मीर में? बताएं। वेराज मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में कितने यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं। यहाँ नौशहरा के अंदर कितने वो लोग लगे हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, जो कई बैंक हैं जिनके अंदर बाहर के लोगों को आपने लगाया है। जबकि 370 जब टूटा था, यही रविंद्र रैना साहब कहता था बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, बाहर के लोग यहाँ जमीनें नहीं ले सकते हैं। आज कितने लोगों की ज़मीनें यहाँ पे हैं, ली हुई हैं, जिन्होंने आज अपनी रजिस्ट्री करा ली हैं, अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लिए हैं, और कितने लोग हैं जिनको बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियाँ मिल गई हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों जिनका ये नाम लेते थे, कश्मीरी पंडितों का, वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजियों का और वाल्मीकि समाज के, तीनों में से ये एक वाइट पेपर लेके आएंगे कितनों को नौकरियाँ दी हैं। आज जितनी भी कश्मीरी पंडितों को नौकरियाँ मिली, जो पुरानी सरकार ने जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज निकाला है उसके तहत उनको नौकरियाँ मिली हैं। इन्होंने नई कश्मीरी पंडितों की कौन सी रिक्रूटमेंट की? वेस्टर्न पाकिस्तान के लोगों की कौन सी
रिक्रूटमेंट की, स्पेशल ड्राइव की वाल्मीकि समाज की। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने को कुछ और। बेटर तो आपसे बेटर तो कोई नहीं जानता। मैंने कहा ना, मैं तो इनको इनमें से सब कुछ जान के। जी सरिंदर जी, मेरा भी सवाल रहेगा कि ऐसी कौन सी भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई जब तक उस मशीन में रहेगा तो वो बिल्कुल बेदाग, यानी कि कहते हैं ना दूध सी सफ़ेदी निरमा से आई, और जो ही इस वॉशिंग मशीन से थोड़ा इंसान अलग होता है उसके कपड़े दाग दाग हो जाते हैं, उसका करैक्टर चरित्र दागदार हो जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, आपके सामने आज हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके आपको डेमोक्रेसी कहीं नज़र नहीं आ रही। कहाँ डेमोक्रेसी है? रश्मि जी, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इससे पहले ऑफिसरों को मिलते थे, उन ऑफिसरों का एटीट्यूड क्या होता था, और आज जब आप उन ऑफिसरों को मिलते हो आपको उन ऑफिसरों की आंखों में एक डिक्टेटरशिप दिखती है। आज डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में मर चुकी है, आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, लोग आगे से बोलते हैं तो उनको उनके ऊपर लाठियाँ चला देते हैं। यहाँ मुलाजिम जो हैं, आपके सामने PHE मुलाजिम बाहर आए, उनके ऊपर लाठियाँ, आपके NYC के आए उनके ऊपर लाठियाँ, आपके रैबरे जंगलात के आए, रैबरे खेल के आए, आपके कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स आए, आंगनवाड़ी वर्कर्स आए, आशा वर्कर आई, जो डेली वेजर आए, मतलब बिजली वाले। देखो परसों जम्मू कश्मीर के हालात क्या है, ये फर्स्ट टाइम हुआ जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर का PDD डिपार्टमेंट का एक छोटा मुलाजिम से लेके चीफ इंजीनियर तक, इवन के उनके डेवलपमेंट कमीशन तक लोग वहाँ पे बैठे और उन्होंने वहाँ धरना दिया एक दिन का कि भाई हमारे साथ जाति हो रही है। तो इससे बड़ी ये कौन सी डेमोक्रेसी है जहां मुलाजमों को आप इन लोगों को सुनाई ही नहीं कर रहे। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर, ये आपने भी बड़ी बड़ी कवरेज की होगी, ये कहते थे जाके कि जनाब ये सारे रेगुलाइज भी हो जाएंगे, सारों के काम। हाँ, एक का भी काम नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने कहा ना कि आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब, आपके सामने ये टोल प्लाजा का इशू है, आपके सामने एक तमाशा बना के रख दिया टोल प्लाजे को आपने। भाई ठीक है, रोड नहीं है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे रोड अगर नहीं है तो आप क्यों टोल प्लाजा काट रहे हैं? और दूसरा है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई नहीं हो सकता। हाँ, तो ये तो आपने 60 वाले के अगर आप कानून यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक उठना चाहिए था। रविंद्र रैना जी ने भी कहा था ना, मैं पुट्टी देगा, उसने बड़ा कोई पुट्टिया पता नहीं क्या पुट्टेगा। लेकिन है कि मैंने आपको कहा ना कि आप ये देखें कि ये इलीगल चल रहा है। ये तो बात ना, रोड खराब या नहीं है वो छोड़िए, जब एक यूनियन मिनिस्टर ये कह रहा हो, कंसर्निंग मिनिस्टर ये कह रहा है नेशनल, इसका मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी इनको मानती नहीं है, वो मिनिस्टरों से भी ऊपर है, सरकार से भी ऊपर है। इसका मतलब ये गुंडा राज है। मतलब एक जोर जबरदस्ती से आप वहाँ पे टोल प्लाजा काट रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि आज युवा राजपूत सभा के जो लड़के थे, इन्होंने आंदोलन किया, इनको मुबारकबाद देते हैं और लोगों को एक बहुत विश्वास हो गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि उनको उसके बाद वो साइलेंट हो गए, तो लोगों को कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हो गए कि भाई क्या है। और दूसरा जो एजिटेशन आपने देखा होगा, यहाँ ट्रांसपोर्टरों ने एक दिन चक्का जाम की काल दी। रश्मि जी, हमने भी बड़े आंदोलन किए हुए हैं, बड़ी स्ट्राइकें की हैं, और जम्मू में हमने ऐसे से बम बम बोले, कितने दिन चला था, कितने लोगों के पर्चे लगे थे। आज भी उन लोगों के पर्चे वापस नहीं हुए। वो बीजेपी के लोग थे जिनके ऊपर पर्चे लगे हुए हैं, तो आज तक ये बीजेपी उनके पर्चे वापस नहीं करा सकी जो बम बम बोले के दौर में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आंदोलन हुए थे, कितना लंबा आंदोलन चला था। उसके बाद जाके कहीं नेगोशिएशन हुई थी। यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आंदोलन हुए, कितने महीने चले आंदोलन चलते थे, फिर जाके कहीं नेगोशिएशन, एम्स के लिए भी कितने बड़े आंदोलन हुए, और भी कितने आंदोलन यहाँ पे अपना बार ने कितने बड़े आंदोलन किए अपने जब उनके कोर्ट शिफ्ट हुए, तो आज तक उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। जनाब, हैरानगी की बात है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो फेडरेशन है, जो चेयरमैन सरदार अजीत सिंह, वो कॉल देता है चक्का बंद की, और सुबह 10 बजे वो रैली निकलती है और 1:30-2 बजे वो पूरी स्ट्राइक ही खत्म हो जाती है। और मुझे अफसोस उस समय आया जब राजपूत सभा ने बंद की कॉल दी, तो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जो एक हिस्सा था, उन्होंने बेचारों ने साथ दिया उसका, अजीत सिंह ग्रुप ने सपोर्ट नहीं की थी। उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं करेंगे, अभी नहीं होगा। क्यों नहीं की? इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल लोग पूछ लिया सरकार से, क्योंकि टेबल टाक नहीं, वो सब जानते हैं कि उन्होंने कौन सा टाक ली थी, कहाँ से समय लिया था, वो दुनिया जानती है कौन टेबल है, कौन सा चेयर है। लेकिन देखिए
3 घंटे के अंदर 4 घंटे के अंदर अंदर जनाब वो स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई और सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ सर पहुँच मैंने कहा ना एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गई। उस बाकी जम्मू शहर के लोग रोज आंदोलन करते हैं, कोई नहीं वहां पहुंचता। इसका मतलब ये ट्रांसपोर्ट यूनियन जो जिसने चक्का जाम की काल उसन दी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी मेलाफाइड टेंशन थी, उनका कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ था, वरना पूरे ऑफिसर वहां पहुंच गए। और मुझे हैरानगी तब आई जब युवा राजपूत सभा के लड़के जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा अजी जम्मू की सबसे बड़ी चेयर हमारी बात हो गई है। यार ये जम्मू की डिबकॉम कौन सी जम्मू की सबसे बड़ी चेयर है? जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर एलजी है। आप भैया आप अगर कहते हो कि हम डोगरों की आवाज़ हैं, तो डोगरे इतने सस्ते नहीं हैं कि एक डिबकॉम के नीचे जाके वो बड़ी चेयर बन जाएंगे। डिबकॉम कोई चेयर नहीं होती। डिबकॉम सरकार के पहिए का एक हिस्सा है, वो एक क्लरिकल पोस्ट समझ लो, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो एक क्लरिकल जॉब करती है। 5 तारीख का टाइम दिया था, वो भी चला गया। मैंने वही कहा ना कि मुझे हैरानगी हुई कि बड़ी चेयर कहाँ से आ गई। बड़ी चेयर अगर कहते हो तो वो एलजी साहब की है। एलजी साहब के नीचे जम्मू कश्मीर की कोई बड़ी चेयर नहीं है। तो ये उनके पास है जी, बड़ी चेयर से बात होगी, बड़ी चेयर से। सुरेंद्र जी, आज युवा राजपूत सभा ने फिर ऐलान कर दिया है कि जल्द ही आंदोलन होगा, इसी को लेकर हम पीछे हटने वाले नहीं, वो रोज आपको क्या लगता है कि उन्हें दबाया गया कहीं ना कहीं? युवा राजपूत सभा को समझना पड़ेगा। ये जम्मू के डोगरों को इतना सस्ता मत समझें कि जब आप बोलोगे तो लोग बाहर आ जाएंगे, जब बाहर कॉल ऑफ करोगे तो आप बिना बोले अंदर घुस जाओगे तो वो स्ट्राइक बंद हो जाएगी। नहीं, आपको जम्मू के लोगों को कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। आप जम्मू की सिविल सोसाइटी को, आप पॉलिटिकल लोगों को मत ले कॉन्फिडेंस, बट जम्मू की सिविल सोसाइटी को, जम्मू के बार को, जम्मू के चैम्बर को, क्योंकि चैम्बर ने उस दिन सपोर्ट की, लेकिन जिस दिन इनकी नेगोशिएशन चैम्बर को वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया? जब ये जो जिस दिन स्ट्राइक चक्का जाम वाली बात थी, उस दिन बार एसोसिएशन को क्यों नहीं बुलाया युवा राजपूत सभा ने? अकेले क्यों चले गए? उनको कितनी एनजीओज ने सपोर्ट किया था। उनको एक हिस्सा जो ट्रांसपोर्टर था उसने उनको सपोर्ट की थी। वो सारे वहाँ राजपूत सभा ने उनको पूछे बगैर एक अजीत सिंह के कहने पे कैसे चले गए नेगोशिएशन टेबल पे? राजपूत सभा के कई सारे सदस्यों ने नाराजगी भी जताई थी कि जब हमने किया था, राजपूत सभा बार एसोसिएशन चैम्बर ने बंद का ऐलान किया था, तब ट्रांसपोर्ट ने नहीं सपोर्ट किया था, तो क्यों ये लोगों ने उनको उन्होंने कहा कि हम बंद का समर्थन करते हैं पर हम अजीत सिंह जी का समर्थन नहीं करते। नहीं, बंद का क्यों करते हैं? जब आपने पहला बंद किया, आपको जम्मू के पूरे समाज ने सपोर्ट की, चाहे वो इंटेलेक्चुअल थे, कम्युनिटी थी, या सिविल सोसाइटी थी, चाहे वो बार थी, चैम्बर्स थी, और भी एनजीओ थी, ट्रांसपोर्ट थे, जितने किसान यूनियन थी, आप सबको आपको सपोर्ट किया। लेकिन जब आप सेकंड चक्का जाम पर गए, आपकी क्या बात हुई उससे अजीत सिंह? आपने इन लोगों को साथ क्यों नहीं लिया? पॉलिटिकल लोगों को तो मत लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल आंदोलन तो था नहीं। युवा राजपूत सभा एक नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन अब इन लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये बीजेपी के लोग तो नहीं है कहीं। क्यों कि आपने भैया, आपको बेशक हमारी बातें बुरी लगें, लेकिन हम भी उस स्ट्राइक में शामिल थे, हमने भी आपको सपोर्ट की थी, हमारी पार्टी ने भी आपको सपोर्ट की थी। हम ये नहीं कहते कि आप हमें नेगोशिएशन टेबल पे नहीं लेके गए। हम ये कहते हैं कि जब आप जम्मू की बात करने के जा रहे हैं, जम्मू के डोगरों की बात कर रहे हैं, ये एक सभा की बात नहीं है, ये एक और भी यहाँ ब्राह्मण सभा है, दूसरे एससी कम्युनिटी की सभाएं हैं, यहाँ महाजन सभा भी है, यहाँ ब्राह्मण सभा भी है, यहाँ जाट सभा भी है। जम्मू के अंदर बड़ी सभा जिन समूह ने आपको सपोर्ट की। तो जिस आदमी ने आपको धोखा दिया, आपके बंद की काल नहीं दी, उसके कहने पे आप चले गए, जाके वहाँ नेगोशिएशन में चले गए और कहते हैं बड़ी चेयर ने फैसला किया। इसलिए ये आप बेशक मर्जी के हैं, युवा राजपूत सभा बेशक काल दिया, लेकिन अब लोग सोच समझ के सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुद्दा खाली टोल प्लाजा नहीं था, मुद्दा स्मार्ट मीटर का भी है, मुद्दा महंगाई भी है, मुद्दा जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन भी है, बच्चों के बेरोजगार का मसला। आज घर घर में, गली गली में बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए बात करनी है उन्होंने। आज आपने अगर बात करनी है, ये 200 रुपया सिलेंडर सस्ता करने से कोई बात बनने वाली नहीं है। आप बताएं कि जब आपने 2014 में हुकूमत संभाली थी, उसमें 450 रुपया सिलेंडर था, आज आपने 1200 कर दिया, 1200 से में भी आपने 200 कम किया, तो आज आपके सिर्फ कहीं ना कहीं 1000 रुपया तो फिर देना है ना। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जम्मू में आज बड़े मुद्दे हैं, लेकिन है कि हम जम्मू, ये लड़के जो हैं नौजवान, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, ये नहीं मैं कहता इनको, लेकिन डिस्करेज नहीं करता। मैं इनको ये कहूँगा कि आप छोटे भाई हो हमारे, आप जम्मू की अगर आंदोलन करना है, जम्मू का लोगों का अगर कहीं चलना है, तो टोटली नॉन पॉलिटिकल हो जाओ, और बिना पॉलिटिकल होके आपको, ताकि सारी पार्टियां आपको, पॉलिटिकल लोग भी सपोर्ट करें और सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट करें। लेकिन ये जो आप एक कहने के बड़ी चेयर बेर चेयर, भैया चेयर छोड़ो, कोई डिवकॉम की कोई चेयर नहीं होती। डिवकॉम को बोलो एक ट्रांसफार्मर किसी को देते थे, ट्रांसफार्मर नहीं दे सकता, चेयर कहाँ से होगी? तो इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। सुरेंद्र सर, एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप नौशहरा और चिनाब वैली की जो जनता है हमारी, तो आपने उनके दिलों में
राज कर लिया, यानी कि आपने देखा जब भाजपा को ज्वाइन करना था काफ़ी सैकड़ों तादाद में लोगों ने आपका समर्थन किया। वो पार्टी को नहीं देखते, वो आपको देखते हैं। जहाँ पर सुरेंद्र चौधरी जी वहाँ आपके पीछे पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने काम से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। अब आने वाले समय में अगर इलेक्शंस होते हैं फिर से वैसे ही टक्कर दे पाएंगे आप? रश्मि जी, मैं आपके चैनल से, क्योंकि आपको काफ़ी सारे लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं और बड़ा सीरियस लेते हैं आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू के कश्मीर के लोगों से अपील करूंगा। वो किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको एक बात अपील करूंगा कि अगर सही मायने में अगर आप जम्मू की तामीर और तरक्की चाहते हो, अपने बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार चाहते हो, आप वही हंसता खेलता जम्मू कश्मीर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारा भाईचारा बना रहे, ये वो स्टेट जहाँ पे शेर और इसी रघुनाथ मंदिर के अंदर शेर और बकरी ने गड्ढे ने पानी पिया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ हर कौम, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बुद्धिस्ट है, जो कौमें भी इस जम्मू कश्मीर में बसती हैं, अगर आप चाहते हो वो खुशहाल रहें और हमारा भाईचारा मजबूत रहे, तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, आपके सामने ये म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन आ रहे हैं, पंचायती इलेक्शन, क्योंकि असेंबली इलेक्शन तो इन्होंने इनमें दम ही नहीं कराने के, जिस दिन कराएंगे जमानतें इनकी जब्त हो जाएंगी। रविंद्र रैना जी कहते हैं हम तो तैयार, हमने पूछा था ना यहाँ तक ही रुक जाना, ये आगे भी करवानी है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ बाद में। रविंद्र रैना साहब कहते हैं ना कि हम तैयार हैं। भैया तैयार हो तो इलेक्शन कराओ ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो आपका ही है, कराइए उसको इलेक्शन, बोलिए इलेक्शन कराएं। ऑनरेबल कोर्ट ने भी कह दिया वो, मैंने कहा ना इलेक्शन, अगर ये कहते हैं 50 पार, मैं कहता हूं भैया आप 90 पार कर जाओ, लेकिन इलेक्शन तो कराओ। लेकिन मैं एक बात जहां तक मैं शुरू की थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे ये खबर पड़ी है कि ये म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन कराने जा रहे हैं, पंचायती कराने जा रहे हैं, असेंबली जब होंगे तब देखा जाएगा, लेकिन जम्मू के लोगों को भी, खासकर जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर रहते हैं या म्यूनसिपलिटियों में, म्यूनसिपल लिमिट्स में रहते हैं, मैं सब लोगों से, उन शहरों के, टाउन के लोगों से अपील करता हूं कि अगर सही महीने में आपने सब कुछ ठीक रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में एक भी सीट मत जीतने दीजिए। अगर पंचायत है तो वहां सरपंच के, आप पंच भी मत जीतने दीजिए, और म्यूनसिपलिटी के अंदर, चाहे वो कॉरपोरेशन है, चाहे वो म्यूनसिपलिटीज हैं, उनको म्यूनसिपलिटियों में भी हर टाउन में हराइए, हर गली कूचे में जहां जहां इनका कैंडिडेट खड़ा होता है, जिसको मर्जी जिता दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए, तभी ये जम्मू दोबारा से खुशहाल होगा। ये वही जम्मू जिसके अंदर खुशहाली होती थी। आज देखें बिजनेसमैन खत्म है बिल्कुल, उनकी दुकानों के ऊपर सेल नहीं है मैडम जी। आप देखें ट्रांसपोर्टर खत्म हो गया। ये देखो रोज टैक्सी यूनियन है जो बस स्टैंड में, वहाँ रेलवे स्टेशन में, उनके ऊपर रोज लाठी चल रही होती है बेचारों के ऊपर। भैया इतने सालों से वो टैक्सी यूनियन चल रही है, तो आज आप वहाँ पे क्यों उसको कर रहे हैं, पार्किंग कर रहे हैं? तो इसलिए ये ऐसे कई ट्रांसपोर्टरों के इशू हैं, बिजनेसमैन के इशू हैं, बेरोजगार बच्चों के इशू हैं, डेली वेजरों के इशूज हैं, काफ़ी सारे इशूज हैं। अगर आपने ये सब कुछ ठीक करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी को इनकी जमानतें जब्त कराओगे, जो मर्जी सुपड़ा साफ करवाना। हाँ, चाहे आपका कोई सक्का रिश्तेदार भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से खड़ा होता है, उसको भी हरा दो, ताकि भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं जीतने देना। धन्यवाद सुरेंद्र जी, बड़ा ही जबरदस्त इंटरव्यू। देखिए जो सुरेंद्र चौधरी जी ने बात कही है, इन्होंने कहा चाहे कुछ भी करे पर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से इनका सुपड़ा साफ करे। और जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है बड़े दावे से कि 50+ का लक्ष्य और जम्मू कश्मीर में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पर वही सुरेंद्र चौधरी जी ने आम जनता से ये निवेदन किया है, अगर वाकई पहले वाला जम्मू कश्मीर चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, हमारे युवाओं को रोजगार चाहते हैं, या जो छोटे छोटे हमारे व्यापारी जिस तरह से आज उनके यानी दुकानों पर ताले पड़ गए हैं, कई सारे और लोगों की रोजी रोटी चलती थी, आज वही कहीं ना कहीं फाका कशी पे है। अगर आप इन सब हालातों से उभरना चाहते हैं तो एक बार जरूर भारतीय जनता पार्टी को उसका असली चेहरा दिखाना होगा। यानी साफ तौर पर यह कहा उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है बाकियों का सुपड़ा साफ होगा, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा जम्मू कश्मीर से साफ करना होगा। फिलहाल ये जनता पर निर्भर है। जो भी समय बातें कही, आपको जो भी समय हमने जो तर्क रखे सुरेंद्र चौधरी जी ने, जो जनता के मुद्दों को आप तक रखा, आप किस तरह से लेते हैं, अपने कमेंट में सुझाव जरूर दीजिए। उस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ रहे हैं हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।